आज हम अध्ययन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 इकाई फर्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र एवं राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसमें दो अध्याय है। अध्याय पहला परिचय और दूसरा राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 आएंगे, अति लघु 2 आएंगे, लघुतरात्मक 1 आएगा, कुल 7 प्रश्न आएंगे और 8 नंबर का है। परिचय में व्यष्टि अर्थशास्त्र के मूलभूत अध्ययन से आप अवश्य ही परिचित होंगे। यानी पहले अपन ने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर चुके हैं, उन दोनों का अंतर ज्ञात कर चुके हैं और डिफरेंस कि व्यष्टि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है जबकि समष्टि समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, माइक्रो और मैक्रो। अब जब आप आगे उच्चतर अध्ययन में अर्थशास्त्र में विशिष्टता प्राप्त करने का चुनाव करेंगे, वे आज समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में अर्थशास्त्रियों द्वारा उपयोग किए गए जटिल विश्लेषणों से अवगत होंगे। किंतु समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में मूल प्रश्न वही रहेंगे। आप पाएंगे कि ये वास्तव में व्यापक आर्थिक प्रश्न है जिनका संबंध सभी नागरिकों से है। क्या संपूर्ण रूप से कीमतें बढ़ेगी या घटेगी? क्या संपूर्ण देश में अथवा अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में रोजगार की दशा बेहतर है अथवा बुरी हालत में है? अर्थव्यवस्था अच्छी है अथवा बुरी है? इसे प्रदर्शित करने का संकेतक क्या होगा? राज्य कौन सा कदम उठाएंगे अथवा लोगों की मांग करेंगे जिससे अर्थव्यवस्था की दशा में सुधार हो? यानी ये प्रश्न है, ये बिल्कुल पूर्णतः समष्टि प्रश्न है। इसका संबंध पूरे नागरिकों से होता है समष्टि अर्थशास्त्र में। कि जैसे सामान्य कीमत स्तर की बात आती है, एक तो ये हो सकता है। सामान्य रोजगार की बात आ सकती है। अर्थव्यवस्था का संकेतक क्या है? अर्थव्यवस्था विकसित है कि विकासशील है? विकास के क्या मापक है? इसी प्रकार सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था की दशा में सुधार? तो ये बिल्कुल समष्टि अर्थशास्त्र की बात होगी। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें देश की पूर्ण रूप से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में इन प्रश्नों पर जटिलताओं के विभिन्न स्तरों पर विचार किया जाता है। ये जो प्रश्न है, इसकी जो जटिलता है उसके विभिन्न स्तरों पर समष्टि अर्थशास्त्र में विचार किया जाता है। इस पुस्तक में जो आपका परिचय होगा वो समष्टि अर्थशास्त्रीय विश्लेषण के कुछ मूल सिद्धांतों से होगा। जहाँ तक संभव होगा सिद्धांतों को सरल भाषा में वर्णन किया जाएगा। ये है परिचय की बात है तो इसमें परिचय ही होगा। कभी कभी पाठकों को कुछ कठिनाइयों को परिचय करवाने के लिए प्रारंभिक बीज गणित का प्रयोग किया जाएगा। यानी आपको नॉर्मल है वो समीकरण आने चाहिए। जैसे मांग फलन का अपन समीकरण से दर्शाएंगे, मांग की लोच है, या समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय के फॉर्मूले हैं। इसी प्रकार करारोपण से संबंधित है, गुणक है, मुद्रा गुणक है। ये इसमें बीज गणित का अपन प्रयोग करेंगे। यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से देखें तो पाएंगे कि अर्थव्यवस्था की सभी वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत के स्तरों के साथ एक साथ संचलन की प्रवृत्ति होती है। ये भी देखेंगे आप। सभी वस्तुओं और सेवाओं को जो आउटपुट होता है, उत्पादन होता है, जिसको निर्गत बोलते हैं, एक साथ संचलन की प्रवृत्ति भी होती है। उदाहरण के लिए खाद्यान्न के निर्गत में वृद्धि होती है तो आमतौर पर औद्योगिक वस्तुओं के निर्गत में भी निर्गत स्तर भी बढ़ता है। औद्योगिक वस्तुओं में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्गत में एक साथ वृद्धि या ह्रास की वृद्धि। कहने का मतलब है कृषि में मान लीजिए तिल का उत्पादन बढ़ा है तो औद्योगिक उत्पादन में जो है वो भी बढ़ेगा। यानी इस प्रकार खाद्यान्न वस्तुओं के निर्गत में होता है तो औद्योगिक ये भी बढ़ेगा। इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में साधारण तथा एक साथ बढ़ने की या घटने की प्रवृत्ति होती है। सामान्य कीमत स्तर की बात कर रहे हैं हम। भिन्न भिन्न उत्पादन इकाइयों में रोजगार के स्तर को भी एक साथ घटते या बढ़ते हुए देख सकते हैं।
यानी कहने का मतलब है अर्थव्यवस्था में जो तेजी और मंदी का जो दौर होता है, जिसको अपन सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि या कमी कह सकते हैं, तो वो एक साथ आता है यदि किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन इकाइयों में समस्त निर्गत का स्तर, समस्त निर्गत में आउटपुट, कीमत स्तर या रोजगार का स्तर एक दूसरे से निकट संबंधित हो तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कार्य अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। ये आपका समस्त इकाई में इस प्रकार निकट संबंध है, जैसे आउटपुट का स्तर, सामान्य कीमत स्तर, रोजगार का स्तर। उपयुक्त परिवर्तनों के संबंध में व्यक्तिगत यानी असमग्र स्तर पर विचार करने के बजाय हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के एक प्रतिनिधि रूप में एक वस्तु के बारे में विचार कर सकते हैं। इस प्रतिनिधि वस्तु का उत्पादन स्तर सभी वस्तुओं और सेवाओं के औसत उत्पादन स्तर के अनुकूल होगा। यानी अपन बात करेंगे तो व्यक्तिगत स्तर पर बात नहीं करके समग्र रूप से हम पूरी अर्थव्यवस्था का बात करेंगे इसमें। इसी तरह प्रतिनिधि वस्तु का कीमत स्तर अथवा रोजगार का स्तर अर्थव्यवस्था के सामान्य कीमत स्तर और रोजगार के स्तर को प्रतिबिंबित करेगा। समष्टि अर्थ में हमने सामान्य इस विश्लेषण को सरलीकृत किया है कि एकल काल्पनिक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने पर कैसे देश का कुल उत्पादन अथवा रोजगार के स्तर का संबंध उन विशेषताओं जिससे परिवर्ती कहते हैं, जैसे कीमत स्तर है, ब्याज की दर है, मजदूरी की दर है, लाभ इत्यादि से है तथा इससे क्या होता है। ये अपन पूरा देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर क्या है, कुल उत्पादन का स्तर क्या है, तो उसमें सामान्य कीमत स्तर है, ब्याज की दर क्या है, मजदूरी की दर क्या है, लाभ और इसके सिद्धांत। हम इसे सरलीकृत करने में सक्षम है और इस तरह उपयोगी तरीके से अध्ययन के द्वारा सार प्राप्त करते हैं कि उन अधिसंख्य वास्तविक वस्तुओं के साथ क्या होता है जो बाजार में खरीदी और बेची जाती है। क्योंकि सामान्य हम देखते हैं कि जो कीमत, ब्याज, मजदूरी, लाभ इत्यादि के साथ क्या होता है, कमोबेश वही दूसरी वस्तुओं के साथ होता है। यानी अपन देखते हैं कि कीमत, ब्याज, मजदूरी, लाभ जो इनके साथ होता है वही दूसरी वस्तुओं के साथ होता है। यानी इनकी दरें बढ़ती है तो अन्य वस्तुओं की दरें बढ़ेगी। खास तौर से जब इन गुणों में तेजी से बदलाव आना शुरू हो जाता है, जैसे कहने का मतलब कीमतें बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो 100% ब्याज दर भी बढ़ेगी, मजदूरी दर भी बढ़ेगी, लाभ भी बढ़ेंगे, तो कीमतें बढ़ती है। तो कीमतें बढ़ने का मतलब होता है सामान्य कीमत स्तर का बढ़ना, उसको अपन मुद्रास्फीति कहते हैं, जिसको तेजी कहते हैं। तो कीमतें बढ़ती है या रोजगार या उत्पादन स्तर गिरता है, जिसको मंदी कहते हैं। मंदी में कीमतें गिरती है, कीमतें गिरती है तो आय गिर जाती है, आय गिर जाती है तो उपभोग प्रवृत्ति गिर जाती है, उपभोग प्रवृत्ति गिर जाती है तो फिर मांग कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है तो उत्पादन कम हो जाता है, और उत्पादन कम होता है तो उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, उत्पादन रोजगार कम हो जाता है, वापस आय कम हो जाती है। इस प्रकार मंदी आ जाती है। इन परिवर्तनों के संचालन की सामान्य दिशा सभी व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए सामान्य उसी प्रकार की होती है जैसे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के लिए समस्त रूप में दिखाई पड़ती है। हम नीचे देखेंगे कि कभी कभी हम इस उपयोगी सरलीकरण के विचलन की ओर भी जाएंगे जब हम अनुभव करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से विभिन्न क्षेत्रों से मिलकर बननी प्रतीत होती है। कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रों को, उदाहरण के लिए कृषि और उद्योग, ये लेते हैं, दो सेक्टर है कि अंतर्निर्भरता, यहाँ तक कि कीमतों के बीच प्रतिद्वंदिता या क्षेत्रकों के बीच संबंध, जैसा कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पारिवारिक क्षेत्रक है, व्यापारिक क्षेत्रक और सरकार है।
एक अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से देखने की अपेक्षा उस देश की अर्थव्यवस्था की कुछ चीजों को और अच्छी तरह के समझने में सहायता मिलती है। विभिन्न वस्तुओं को छोड़कर प्रतिनिधि वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना सुविधाजनक हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी वस्तु विशेष के विशिष्ट गुणों की उपेक्षा हो सकती है। उदाहरण कृषि और औद्योगिक वस्तुओं को उत्पादन की दशाएं बिल्कुल भिन्न प्रकृति की होती है, अथवा यदि सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए एक श्रमिक प्रतिनिधि कोटि को लें तो हम किसी फर्म के प्रबंधक और लेखाकार के श्रम के बीच भेद नहीं कर पाएंगे। भाई एक प्रबंधक का काम करता है, अकाउंटेंट का काम कर सकता है, तो अपन उसको भेद नहीं कर पाएंगे। अतः कई मामलों में वस्तु यानी श्रम अथवा उत्पादन तकनीकी एकल प्रतिनिधि कोटि के स्थान पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए प्रतिनिधि रूप में 3 सामान्य प्रकार की वस्तु ली जाती है, जैसे कृषि वस्तुएं, ये प्रतिनिधि कृषि वस्तु हो गई, औद्योगिक वस्तु हो गई, सेवाएं हो गई। ये इस प्रकार का अपन इसमें ले सकते हैं। इन वस्तुओं के उत्पादन की तकनीक और कीमत में अंतर हो सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र में यह विश्लेषण का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं का व्यक्तिगत निर्गत स्तर, कीमतें, रोजगार का स्तर आदि का निर्धारण कैसे किया जाता है। यही होता है समष्टि अर्थशास्त्र में कि निर्गत का स्तर है, कीमतें हैं, रोजगार का स्तर, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। यहाँ की गई इस चर्चा और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अपने पूर्व अध्ययन से शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है। संक्षिप्त सार रूप में देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट और प्रेरणाओं जिससे वे चालित होते हैं की प्रकृति का उल्लेख मिलता है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में मिलता है, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट और प्रेरणाओं। ये व्यष्टि जिसका अर्थ छोटा होता है, एजेंट है, अर्थात उपभोक्ता जो अपनी रुचि और आय के अनुरूप क्रय करने के लिए वस्तुओं के इष्टतम संयोग का चयन करते हैं। इसमें तो अपन उपभोक्ता ही मानते हैं व्यष्टि में। उत्पादक जो अपने उत्पादित वस्तुओं से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए अपनी लागत को कम रखता है, कम से कम, और वस्तुओं को बाजार में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेच करके लाभ प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है, जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला अथवा निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होता है। क्रेता या विक्रेता कंपनियां भी जो अपने लाभों को अधिकतम करने के प्रयास करते हैं। उत्पादक या विक्रेता और उनके व्यक्तिगत संतुष्टि अथवा कल्याण स्तर उपभोक्ता के रूप में, पर बड़ी भी कंपनी भी इस अर्थ में व्यष्टि ही है, उसे अपने शेयरधारकों के हितों में कार्य करना पड़ता है, जो कि संपूर्ण देश के हित में नहीं होता। तो ये इस प्रकार के व्यष्टि है, यानी मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का जो अध्ययन है। जैसे अपन भूमिका निभाने वाले ये व्यक्ति होता है, जैसे अपन क्रेता ले सकते हैं, विक्रेता ले सकते हैं, ये अपने लाभ को अधिकतम करने का काम करते हैं। उत्पादक ले सकते हैं, ये भी अपना जो है विक्रेता है, व्यक्तिगत संतुष्टि या कल्याण स्तर उपभोक्ता के रूप में बड़ी कंपनी को ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार वो अपने शेयर के हितधारकों के लिए काम करना पड़ सकता है। व्यष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए मैक्रो का तात्पर्य बड़ा, संपूर्ण देश को प्रभावित करता है। जैसे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का उल्लेख नहीं है, फिर भी मान लिया जाता है कि ये ऐसे परिवर्तन नहीं है कि व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता उसको बदल सके, ये है उसको। लेकिन बेरोजगारी और मुद्रास्फीति ये उसको बदल नहीं सकते, व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता उसमें बदलाव नहीं ला सकते। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के निकटतम आया जब उससे सामान्य संतुलन यानी मांग और पूर्ति का सामान्य संतुलन अर्थशास्त्र के प्रत्येक बाजार में दिखाई पड़ा। यानी जब जनरल संतुलन की बात आई तो उन्होंने देखा कि ये तो समष्टि अर्थशास्त्र की बात आ गई। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों को संबोधित करने का प्रयास किया जाता, पूरी अर्थव्यवस्था को।
अब बात करते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है। एडम स्मिथ, ये प्रश्न आपका छोटा आ सकता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है, या आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है। कि प्रत्येक बाजार में क्रेता और विक्रेता अपने निजी हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेंगे। अर्थशास्त्रियों को संपूर्ण देश के धन और कल्याण के बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु अर्थशास्त्री ने कालक्रम में यह अन्वेषण किया कि उन्हें आगे देखना होगा। अब एडम स्मिथ की बात करें तो ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उस समय ये विषय राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता था, राजनीतिक अर्थशास्त्र। तो ये आ सकता है। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे एडम स्मिथ, और ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ये उन्हें दार्शनिक शास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, और उनकी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 विषय की मुख्य व्याख्यात्मक पुस्तक के रूप में जाना जाता। अब ये प्रश्न आ सकता है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। उस समय ये विषय किस रूप में जाना जाता था, राजनीतिक अर्थशास्त्र। निवासी कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के। ये ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम याद रखें, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये पूछा जा सकता है। ये 1776 में प्रकाशित हुई। वेल्थ ऑफ नेशन पूछे तो भी, पूरा नाम नहीं पूछे, शॉर्ट में पूछे वेल्थ ऑफ नेशन, तो एडम स्मिथ ही हुए। पुस्तक के अनुच्छेद से कसाई, किणमक एवं नानबाई की परोपकारिता की भावना से हम भोजन की उम्मीद नहीं कर सकते, बल्कि वे भी स्वयं को स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। हम अपनी जरूरतों की बात करते हैं, न कि मानवता की। यहाँ तक कि उनके शौक, प्रेम और उनकी आवश्यकताओं के लिए भी चर्चा नहीं करते, लेकिन उनकी सुविधा के लिए स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत करते हैं। स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। कसाई गड़ा काटता है जानवरों का और भोजन उपलब्ध करवाता है। किण्वक है, ये फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा शराब भी उपलब्ध करवाता है, जिससे लोग नशाखोरी सीखते हैं। ये गलत है। और नानबाई ये परोपकारी महिला थी जो 36 प्रकार के व्यंजन निःशुल्क उपलब्ध कराती थी, लेकिन ये भोजन, तीनों ही भोजन ही उपलब्ध करवाते हैं। अब अपने को ये मन में आता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कोटेशन है, याद रखिए इसको। स्मिथ से पहले फ्रांस के फिजियोक्रेट्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान विचारक थे। राजनीतिक अर्थशास्त्र के सबसे पहले, स्मिथ से पहले अगर बात आती है तो क्या थे, फिजियोक्रेट्स। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि प्रथम कुछ मामलों बाजार है वो विद्यमान ही नहीं रहता, एक तो बात ये। दूसरा, कुछ मामलों में बाजार विद्यमान रहता किंतु मांग और पूर्ति का उत्पादन करने में असमर्थ रहता है। संतुलन मांग और पूर्ति में नहीं होता, ये भी है। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण, अधिकांश स्थितियों में समाज अथवा राज्य अथवा समस्त जनता का कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ रूप से रोजगार, प्रशासन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का निर्णय लेना पड़ता है, जिसके लिए व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के द्वारा लिए गए व्यक्तिगत आर्थिक निर्णयों के कुछ समस्त प्रभावों में परिवर्तन करना पड़ता है। ये यानी ये महत्वपूर्ण स्थितियां कि जो सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, जैसे रोजगार है, प्रशासन चलाना है, प्रतिरक्षा, फौज का, पुलिस का कार्य, स्वास्थ्य है, शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट द्वारा लिए गए निर्णय कि कुछ, क्योंकि इसमें लाभ नहीं होता, वो लाभ चाहते हैं। ये सेवाएं जो निःशुल्क उपलब्ध करवानी पड़ती है। इन उद्देश्यों के लिए समस्या शास्त्र के विद्वानों को करारोपण और बजट नीतियों और मुद्रा पूर्ति में बदलाव लाने वाली नीतियों, ब्याज दर, मजदूरी और रोजगार और निर्गत का बाजार में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है। तो फिर टैक्स लगाने होंगे, टैक्स लगा करके बजट बनाना होगा, इन सेवाओं पर व्यय करना होगा। ये इस प्रकार
अतः समष्टि अर्थशास्त्र का मूल है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। इसकी जो जड़ है ना समष्टि अर्थशास्त्र की, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होती है, क्योंकि इसमें बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के समस्त प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है। यदि आवश्यक हुआ तो इन शक्तियों के परिवर्तन के लिए लक्षित नीतियों का भी प्रयोग करना पड़ता है। ये बाजार के बाहर समाज की रुचि का अनुकरण करने के लिए होता है। अब भारत जैसे विकासशील देश में इस प्रकार का चुनाव बेरोजगारी को दूर करने अथवा बेरोजगारी को कम करने, सभी नागरिकों के लिए शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने, सुशासन प्रदान करने, देश को समुचित प्रतिरक्षा आदि प्रदान करने के लिए इस प्रकार का चयन करना पड़ता है। समष्टि अर्थशास्त्र की दो विशेषताएं जो उपयुक्त सूची की स्थितियों में प्रयोग करना स्पष्ट है। संक्षेप में इनका उल्लेख किया गया। जैसे प्रथम कौन सी है? समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता कौन होते हैं, ये अपने को देख, ये प्रश्न आ सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता कौन होता है? आर्थिक भूमिका अदा करने वाले। तो अपन देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की नीतियों का अनुपालन करने के लिए राज्य स्वयं, जिसको अपन राज्य स्वयं सरकार कहते हैं, अथवा उसके वैधानिक निकाय होते हैं। जैसे वैधानिक निकाय कौन से? जैसे भारतीय रिजर्व बैंक हो सकी, सेबी हो गया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड हो गया, इसी प्रकार की संस्था हो सकती है। ठीक है। विधि तत्व अथवा भारत के संविधान में जैसा कि परिभाषित किया गया है कि प्रत्येक निकाय को एक अथवा अधिक सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन करना होगा। ये लक्ष्य उन व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के लक्ष्य नहीं है जो निजी लाभ अथवा कल्याण को अधिकतम करना चाहते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के एजेंट मूल रूप से व्यक्तिगत निर्णयकर्ताओं से अलग होते हैं, ये अपन ध्यान रखें। दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र के निर्णयकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं, ये ध्यान रखा। पहले कौन होते हैं, दूसरा क्या करने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट है उनको आर्थिक उद्देश्यों के बाहर जाना पड़ता है। जिन सार्वजनिक आवश्यकताओं की चर्चा हमने जैसे ऊपर की है, उनके लिए आर्थिक संसाधनों का परिनियोजन करने का निर्णय लेना पड़ता है। इस प्रकार क्रियाकलाप का लक्ष्य व्यक्ति के निजी हित के लिए नहीं होता, इसका अनुपालन संपूर्ण देश और उसकी जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। आर्थिक एजेंट की बात करें, आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं? आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों या संस्थाओं से जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। देखिए ये परिभाषा हुई, ये परिभाषा आ सकती है। आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं? वे उपभोक्ता हो सकते हैं जो ये निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है। वे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं जो ये निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है। वे सरकार हो सकती है, निगम हो सकती है, बैंक जैसी संस्थाएं हो सकती है जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय लेते हैं कि कितना खर्च करना है, साख पर कितना ब्याज लेना है और कितना कर लगाना है। तो इस प्रकार जो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का समष्टि अर्थशास्त्र का जो परिचय है, व्यष्टि और समष्टि में क्या डिफरेंस है, क्या इसमें करने का प्रयास किया जाता है, तो पूरा का पूरा आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दर्ज करें और इसके शॉर्ट नोट्स लिखें, गृह कार्य जरूर करें।